अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। ये तारीख़ में पहली दफ़ा आज देखने और सुनने में आया कि किसी तैयारे हादसे की रिपोर्ट पेश की गई, आवाम के सामने रखी गई, कौमी असम्बली में पेश की गई। ये तारीख़ में पहली बार हुआ है और आज PIA तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट जो है वो कौमी असम्बली में पेश की गई है। गुलाम सरवर साहब जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी है, उन्होंने कहा कि हादसे की जिम्मेदारी क्रू कैबिन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी बनती है। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सेम बातें रिपीट की। उन्होंने कहा कि तैयारे के पायलट्स तिब्बी तौर पर जहाज़ उड़ाने के लिए फ़िट थे। पायलट्स ने दौरान परवाज़ किसी किस्म की तकनीकी ख़राबी की निशानदही नहीं की। इब्तदाई जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि तैयारा परवाज़ के लिए 100% फ़िट था। जहाज़ लैंडिंग के वक्त 7220 फुट की बुलंदी पर था। कंट्रोलर ने 3 बार पायलट की तवज्जो ऊंचाई की जानिब दिलवाई। ये रिकॉर्ड पर है कि जहाज़ के लैंडिंग गियर खोले गए। 10 नॉटिकल माइल पर जहाज़ के लैंडिंग गियर खोले गए। 5 नॉटिकल माइल पर लैंडिंग गियर दोबारा बंद किए गए। जहाज़ रनवे पर रगड़े खाता रहा। इंजन काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ। पायलट ने जहाज़ को दोबारा उड़ाया, कोई हिदायत नहीं ली। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत को अपना नज़रअंदाज किया। अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट में कंट्रोल टावर और पायलट की कोताही सामने आई है। ATC ने जहाज़ के रगड़ खाने के बाद भी हिदायत नहीं दी। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से पायलट तैयारे को ऑटो लैंडिंग से निकालकर मैनुअल लैंडिंग पर लाया। वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि पायलट्स आखिर तक कोरोना की गुफ्तगू करते रहे। पायलट और को पायलट के फोकस ना होने पर सानहा पेश आया। चित्राल तैयारे का वाक़या तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। यह भी पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि चित्राल तैयारा जिसको कई साल गुजर गए, उसकी रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि वो भी तकनीकी खराबी की वजह से आया। एक और बड़ा अहम मामला जिसका जिक्र किया वो पायलट्स की जाली डिग्रियों का था। लेकिन पहले ज़रा वो मुलाहिज़ा कर लीजिए जो वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कौमी सभा, वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। तो कुछ लोग PIA के अंदर ऐसे निकले जिनकी डिग्रियां ठीक नहीं थी, किसी की मैट्रिक ठीक नहीं है, किसी की FA ठीक नहीं है, किसी की BA ठीक नहीं है, और बदकिस्मती से 4 पायलट्स की डिग्रियां भी ठीक नहीं थी। उनकी डिसमिसल भी हुई, एक्शन भी हुआ, वो कोर्ट्स में भी गए, रिव्यू पिटीशन भी उन्होंने दायर की, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इन सारी वजूहात की बिना पर हमारा माथा ठनका, तो हमने कहा कि बाकी लोगों को भी चेक किया जाए। जनाब, पायलट्स की जाली डिग्रियां भी एक बदकिस्मती, उन्होंने कहा। माजी में पायलट्स की जाली डिग्रियों पर तैनातियां सामने आई हैं। टोटल पाकिस्तान में 860 एक्टिव पायलट्स हैं और उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद पता चला मुतादिद पायलट्स की जगह किसी और ने इम्तिहान दिया है। 860 में से 262 पायलट्स ने खुद इम्तिहान नहीं दिया। निचले दर्जे का स्टाफ, पायलट, एडमिन, तमाम स्टाफ शामिल है। जाली लाइंस वाले पायलट्स के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है और PIA की निचकारी नहीं करेंगे जाली लाइसेंस वाले। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि यानी जहाज़ उड़ाने जैसी जो हसास तरबियत है वो भी ख़रीदी और बेची जाती है। कमाल हो गया। वैसे दूसरा इसका जो फैक्टर नज़र आ रहा है कि जनाब अभी तक जो 262 वाले अफराद हैं जो आपने फिगर बताई है, उनको जहाज़ में बैठने या उन पायलट्स के ऊपर अभी तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनको रोक दें, उनको अभी फ़िलहाल उनके लिए कहे कि जी आप जहाज़ में सवार नहीं हो सकते, ये 262 मशकूक है, जब क्लियरेंस हो जाएगी उसके बाद आप चले जाइए। तो क्यों ना 800 की 800 जो अफराद हैं उनकी सारी डिग्रियों को सर्टिफाइड किया जाए, मुकम्मल सर्टिफाइड किया जाए। ये भी नहीं हुआ। मैं चाहता था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब माजी में क्या कहते रहे वो भी आपको सुनवाता। अब बार बार PIA के अंदर बातें होती नहीं कि PIA की रिफॉर्म्स ऐसी होंगी ऐसी होंगी। 2 साल में PIA के अंदर क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता है। फिर एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, ये देखिए कि इंटरनेशनली फ़्लाइट्स आती हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी मुख्तलिफ जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, सऊदी अरब जाती हैं, दुबई जाती हैं, UAE यानी जाती हैं, उसके अलावा लंदन तक जाती हैं डायरेक्ट एयरलाइंस। ख़ास तौर पर जो लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट से या मैनचेस्टर से या बर्मिंघम से जो फ़्लाइट्स आती हैं वो तो लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये सोचें कि इंटरनेशनली कितना बड़ा धचका लगेगा जब इंटरनेशनली लोगों को ये पता चलेगा कि 262 के करीब डिग्रीज मशकूक हैं। जो जहाज़ चला रहे हैं वो पता नहीं ट्रेनिंग रखते हैं कि नहीं रखते, उनको पता है कि नहीं पता है। ये तो मार्केट की मार्केट बैठ जाएगी। पहले ही
तबाही के धाने पर है, यानी अब वर्ड ये बन जाएगा कि अब पीआईए तबाही के बजाय बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो आइए जरा इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है एविएशन एक्सपर्ट शकील आफताब और साथ में मौजूद है पाल्पा के सेक्रेटरी जनरल इमरान नारेजो साहब। सबसे पहले इमरान साहब से बात करते हैं, फिर मैं जरा आफताब साहब की तरफ जाता हूं। इमरान साहब, सर 3 फजाई हादसात में पायलट कसूरवार ठहराए गए हैं, क्या इसका इल्म इन पायलट्स की एसोसिएशन पाल्पा को पहले नहीं था? पायलट्स की गलतियां क्यों हुई हैं आपके ख्याल में? देखिए सर, पाल्पा को कभी तो पिछले भी 10 साल में अगर हम बात करें, आज हम क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि जो हालात आज जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री के हैं बड़े अलार्मिंग है। ये जरूरी नहीं है कि आप पैसेंजर्स, हम खुद पायलट्स घबरा दें। 10 साल में जो इन्वेस्टिगेशन हुई, अब हमको ये नजर आता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस ही सही नहीं अपनाए गए, क्योंकि ना कोई बोर्ड है, ना कोई प्रॉपर लोग हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करते हुए नजर आए। अब ओवर नाइट जिस तरह की रिपोर्ट आई, क्योंकि पाल्पा ने जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन पाल्पा इसमें आ गई और पाल्पा ने कहा अब बोर्ड बनाओ, हमें भी इसका पार्टिसिपेशन दो, ताकि हम देखें एरर क्या था। मैं मानता हूँ पायलट का एरर होता है, मैं मानता हूँ कि इसमें एटीसी का भी एरर था, लेकिन हम इस एरर को आइडेंटिफाई करके अपने फ्यूचर को ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमें एक ब्लैकमेलर कहकर साइड कर दिया गया, जिसकी हमें आज तक जो है अभी भी जो बोर्ड तश्कील दिया गया है, उस बोर्ड के अंदर हमारे हिसाब से और लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है इसमें कई सवालात हैं जिनके जवाब ही नहीं है। एक जगह कहा जाता है कि 10 नॉटिकल माइल पे गियर डाउन किया गया, दूसरी जगह कहा जाता है 5 पे गियर को वापस रख किया गया। मैं बीइंग अ पायलट, अगर मैं ये कहूँ कि अगर 5 नॉटिकल माइल पे मैं गियर रख कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं वापस ऊपर उड़ान भरने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 नॉटिकल माइल से वो नीचे रनवे पे आके टच डाउन होता है। ये बड़ी अलार्मिंग चीजें हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन में अभी कमी है। और जहां तक इन्होंने बोला भी बोर्ड में हमने पायलट रखे थे, कौन से पायलट रखे थे, उनकी क्या अथॉरिटी थी, उनके क्या एक्सपीरियंस था, कहीं कोई चीज वाज़ह ही नहीं है। तो इसलिए हमारे अपने शक व शुबात जो हैं वापस। लेकिन सर, ये जो 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक बताए जा रहे हैं वफाकी वजीर की साहब की जानिब से, अगर ये बात सच निकल आई तो आपकी एसोसिएशन पर तो बहुत सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। ये तो इंटरनेशनली सुबकी होनी है हमारी। मैं आपको आज पाल्पा के बारे में और इस 262 की फिगर के बारे में बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसा कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। हमारे पीआईए के अंदर 6 पायलट्स, मैं अपने आपको अब फिगर दे रहा हूँ, 6 से 7 पायलट हमारे इस 1.5 साल के अंदर जो हमारी पूरी हिस्ट्री की गई, हर पायलट के वेरिफिकेशन की गई डिग्री की, और 6 से 7 पायलट्स को उन्होंने उनकी डिग्री वेरीफाई न होने पर नौकरी से फारिग कर दिया। पाल्पा ने इसमें सिर्फ ये किया कि उन पायलट्स को खुद हाफिज का, ना उनकी सपोर्ट की, ना उनके लिए मैनेजमेंट के सामने जाके कोई इल्तिजा की। हम ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा मैं आपको खुद फिगर देखता हूँ तो 10 से 12 लाइसेंस हैं जो सिविलेशन ने होल्ड किए हुए अंडर द इन्वेस्टिगेशन है। वो प्रोसेस चल रहा है। वो प्रोसेस जिस दिन कंप्लीट होगा, अगर वो फॉल्टी हुए तो वो भी घरों को जाएंगे, नहीं हुए तो वापस बैक टू फ्लाइंग होंगे। ये है हमारा। और ये जो 262 की बात की, ये तो उन्होंने ऐसा बात की कि पाकिस्तान में जितने भी फ्लाइंग कर रहे हैं लोग, शायद ये उनका ख्याल किया। लेकिन जहाँ तक पीआईए और पाल्पा का जिक्र है, तो ये फिगर मैं आपको करेक्ट फिगर दे रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई करा लीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक हिस्ट्री और ना हमने कभी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट किया है, ना ही आइंदा हम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, बल्कि हम तो गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे कि अगर ऐसी कोई चीज़ बहुत अच्छी बात है तो उसको एलिमिनेट किया जाए। क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी ऐसे पायलट के पीछे बैठे जिसको जहाज उड़ाना नहीं आता है या वो गलत तरीके से। ये सर अच्छी बात है कि अगर आप हुकूमत के साथ अगर तहकीकात की जाती है तो उनके साथ आप उनको सपोर्ट दें। शकील आफताब साहब, ये जो रिपोर्ट आज बयान की खुद वफाकी वजीर ने, इसके बाद क्योंकि बहुत टेक्निकल सी रिपोर्ट है और कुछ आपने सुना, इमरान नारेजो साहब भी कुछ पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के बाद आपका क्या एनालिसिस है, क्या तज्जिया है, क्या हुआ? ये तो पायलट्स पर और जो स्टाफ है उसके ऊपर डाल दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी किधर गई, वजारत किधर गई? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मतलब किया प्रोग्राम पे। देखिए, अब तक जो हमने हमारे सामने चीज़ें आई हैं, जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है, उससे तो ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि जी पायलट्स और कामाकाजी ट्रिप। ठीक। मतलब मैं बहुत हैरान हूँ कि कहा जाता है जी उन्होंने दे वर कमिंग इन टू फास्ट, टू हाई, लुकिंग एट द डिस्टेंस। उसके बाद 10 नॉटिकल माइल पे लैंडिंग गियर डाउन हुआ, फिर उन्होंने लैंडिंग गियर रिट्रीव किया, फिर नीचे आए, टच डाउन हुआ, अगेन दे टुक ऑफ। उसमें फिर ये भी जिक्र किया जाता है कि जी जो सिविल एविएशन के जो अप्रोच कंट्रोलर था
उसने जहाज हैंडओवर नहीं किया टू द ट्रैफिक कंट्रोलर को, और वही कैरी आउट करता रहा सारा एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग। तो इस वक्त जो चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ अ ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड ग्रॉस मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ द पायलट, ऑपरेटिंग क्रू एंड सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड अप्रोच कंट्रोलर की वो है। ठीक है। अब वो अलविदाई जुम्मा था, गॉड नोज ये भी देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज था या जो आपका ट्रैफिक कंट्रोलर था वो मौजूद था या नहीं था, और ही सेट के जी हैंडल दी एयरक्राफ्ट। तो ये भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है इसके अंदर। मगर इस वक्त अगेन आई थिंक टेक्निकलिटी भी देखनी पड़ेगी कि टेक्निकल साइड पे क्या एयरक्राफ्ट फिट था, और इसमें मज़ीद और छानबीन करने की ज़रूरत है। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आपने जिक्र किया है कि एक चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम इतने कम पीरियड में सरफेस की है एक्सीडेंट की, और मैं समझता हूँ इसके अंदर पायलट्स का जो शकील साहब सवाल ये, शकील साहब इसमें सवाल ये उठ रहा है, ये बहुत अप्रिशिएटेबल है, मैंने भी अप्रिशिएट किया है कि ये तारीख में पहली बार हुआ है। चित्राल तक के, भोजा एयर के, बाकी जो एयरलाइंस थी उन सब की रिपोर्ट्स को उसमें नेग्लिजेंसेस की गई हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जो टीम बनाई गई जिसने इन्वेस्टिगेट किया, उनके ऊपर भी सवालात हैं कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया। तो क्या ही अच्छा होता जो पायलट की आखिरी गुफ्तगू थी, जो रिकॉर्ड पर थी, वो भी पब्लिक कर दी जाती, हमें मीडिया को दिखा दी जाती, हम उसके मुताबिक कुछ अपना भी एनालिसिस करते, आप लोग भी करते, कोई बात समझ में आती। कहीं आपको इसमें वजारत की एक सियासी पहलू नहीं नजर आता कि गुजारा कर दे, फिलहाल अपनी एक रिपोर्ट इब्तदाई दे देते हैं, उसके बाद फिर कोई डिटेल रिपोर्ट देखेंगे और पायलट्स पर या क्रू के ऊपर एक चढ़ाई करते हैं और उसके बाद पायलट्स के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा आपको कि खुलकर बात अगर खोल ही देनी थी तो फिर खुलकर सामने आ जाती बातें, वो जो रिकॉर्डिंग थी आखिरी वो भी सामने आई जाती? देखिए, आरटी तो हम सबने सुन ली, कॉन्वर्सेशन बिटवीन द एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड द कॉकपिट, वो मेरे ख्याल सब नहीं सुन ली है, मार्केट हो गई है। बाकी ये कि इनको चाहिए था अगर कि थोड़ा और ये कंप्लीट एक इन्वेस्टिगेशन करके जो ब्लैक बॉक्स का डाटा है वो भी डिकोड हो जाता, और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था वो भी करके, और कंप्लीट एक ठोस रिपोर्ट सामने आती। ये एक प्रिलिमिनरी इन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसमें जो तो अब तक की इनकी फाइंडिंग है वो है। मगर मैं समझता हूँ अब तक अगर पायलट अपने एसओपी फॉलो करते तो काफ़ी हद तक ये पोजीशन अवॉइड की जा सकती थी। कभी कभार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मारे भी जाते हैं, तो ये भी एक खदशा है। दूसरा ये कि हमारे जो फ्लाइट रिकरेंसी है वो तकरीबन 45 डेज में आपको जो है एक दफ़ा फ्लाइंग करना लाजिम है। बाकी कई इदारों में जहाँ पे फौजी इदारे भी हैं, दूसरे सिविल भी हैं, तो वहाँ पे 28 दिन है। मतलब ये कि एक पायलट अगर 45 डेज में जाता है तो वहाँ दूसरे इदारों में 28 दिनों में जाता है, तो वो भी इनको देखने की ज़रूरत है कि जी उसको कट डाउन किया जाए। दूसरा ये कि इस वक्त इन्होंने कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 90 दिन कर दिया बजाय 45 डेज के, तो वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है। उसको भी कट डाउन कर्टेल करने की जरूरत है, बल्कि उसको कम करने की जरूरत है। सर, ये जो अभी 800 में से 262 पायलट्स की डिग्रियां और उनके बारे में शकूक व शुबहात हैं, वो मशकूक हो गई हैं, इसका इफेक्ट इंटरनेशनली क्या आएगा जब ये पता चले, चाहे ये कंफर्म हो, बाद में रिपोर्ट्स हैं, ये जो अभी न्यूज़ इंटरनेशनली रिपोर्ट होगी तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि आप तो इस चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, लोगों का तो एतमाद उठ जाएगा, वैसे ही उठा हुआ है पीआईए से, अब तो और ज़्यादा उठ जाएगा। एक चीज़ साहब आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूंगा, समझने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे कि 10 साल पहले जब आप जाते थे लाइसेंस लेने, पायलट्स जाते थे जिसको हम कहते हैं ATPL, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, तो उसमें 2 मैनुअल टेस्ट लेती थी सिविल एविएशन अथॉरिटी, और उसमें अल्लाह माफ़ करे हर किस्म की जो है वो गलत हरकत होती थी या करप्शन थी उसमें, यूँ कह लीजिए। उसके बाद रिसेंटली काफ़ी थोड़ा टाइम गुजर गया कि अब 12 पर्चे होते हैं और वो डिजिटली होते हैं, तो उसके अंदर अब जो एक समझिए 2 नंबरी का आंसर है वो कम हो गया इसके अंदर। दूसरा ये है कि आपके पास पायलट्स हैं जो कि मैट्रिक पास हैं, जो कि मैट्रिक जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, तो आई थिंक कम अज़ कम आगे के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ, और मैं फिर आपके दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि कम अज़ कम जो है A लेवल्स का इनका होना चाहिए कि मिनिमम A लेवल ये पायलट लें,
और इसके अंदर जो फिजिक्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे मस्ट हैव फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फ्लाइंग और वो काफी उसमें मदद करती है. अब आपने जो फरमाया कि जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, पहले तो आप ये देखिए पिछले 20 सालों में तकरीबन आप समझिए कि अब 8 एक्सीडेंट होने, यानी हर 2.5 साल में एक एक्सीडेंट हो रहा है पाकिस्तान में. पहले तो आप पाकिस्तान की उस पर आ जाए ट्रैक रिकॉर्ड पे, अब आ जाए पीआईए के ऊपर. जब जाहिर बात है लोग समझेंगे तो सबसे पहले इंसान को अपनी जान प्यारी है, वो नहीं सब उसको डेफिनेटली जो है पीआईए को इसका बहुत बड़ा धचका लगेगा और एक जो एतमाद है लोगों का उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची है. और ये जब और मजीद जब ये चीज़ें बाहर आ रही हैं तो डेफिनेटली ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो इकाव है अथॉरिटी वो भी इस चीज़ के अंदर जो है देखेगी. और खुदा ना करे हमें यह खदशा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को कहीं यूरोपियन यूनियन ब्लैक लिस्ट ना कर दे, क्योंकि एक आपका टेक्निकल रिकॉर्ड होता है, फिर ऊपर से आपकी ये चीज़ें आ रही हैं कि जी पायलट्स आपके जो 2 नंबर डिग्री पे या उनके एग्जाम कोई और दे के चला गया और 2 पहले मैनुअल पेपर थे किसी कोई और बैठ गया जाके उसमें, तो इससे बहुत बड़ा एक तो मुल्क को नुकसान होगा, धचका होगा, ऊपर पीआईए कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए. तो हमें ये भी बहुत बड़ा खतरा है. मतलब मार्केट तो आप बूस्ट करेंगी कमर्शियल, मगर एट द सेम टाइम अपनी जो क्लियरेंसेस है वो भी आप खत्म कर देंगे. बिल्कुल. अच्छा, इसमें इमरान नरेजो साहब, सर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन तबाह हो गई है और अब ये कि जहाज उड़ाने वाले जो सैकड़ों पायलट्स हैं उनके लाइसेंस मशकूक हैं, मालूम नहीं वो एक्सपर्ट है कि नहीं. इससे तो अवाम का एतमाद उठ जाएगा, वो पीआईए पर सफ़र करने से गुरेज करेंगे. इंक्वायरी होनी चाहिए सर, इसकी मुकम्मल होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो ये खुदा ना खासा दुरुस्त हो गया तो ये तो इसको कह लें कि ये तबाही से बर्बादी की तरफ चला जाएगा. आपका कमेंट क्या है इसके ऊपर? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इंक्वायरी करनी चाहिए. थोड़ा सा मतलब ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इतना जरूर कहूँगा कि जल्दबाजी में एक बात कह दी गई. अगर कोई ऐसी चीज थी तो उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करते और जो चीजें जिस जगह पे गलत होती है उसको फिक्स करते. देखें, पाल्पा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाल्पा ना तो नौकरी देती है ना लाइसेंस देती है. नौकरी पीआईए देती है या कोई एयरलाइन देती है, और इस पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही इदारा है जो लाइसेंस देता है, उसका नाम है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी. उनको अपने अगर कोई लाइसेंस गलती से किसी जगह के लिए जाली इशू है, उनको चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम करें कि ऐसे लाइसेंस को फौरन से बेशतर कैंसिल करें. इस चीज को इस तरह पब्लिक में कहना, अगर मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चीज का बुरे असरात मुरतब होंगे हमारे पाकिस्तान के ऊपर. ये बात मैं इस तरह कह सकता हूं. ठीक है. अच्छा, और मतलब हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते एट ऑल. इट्स गुड. अच्छा, इसमें शकील आफ्ताब साहब, ये जो जाली पायलट्स की भर्तियां हैं, हादसात हैं, ये पूरा एक फिनोमेना है. इसमें पायलट्स को कसूरवार तो हम ठहरा रहे हैं कि ठीक है उनके हाथ में कंट्रोल था, उसने अपनी मर्जी की, जो भी मामला. इसमें वजारत और सिविल एविएशन का कितना कसूर है सर? जी, मैं समझता हूँ इक्वली इन्वॉल्व. देखिए, इसका प्रोसीजर ये होता है कि जब एयरक्राफ्ट आपका जो है अप्रोच कंट्रोलर आपकी एयरक्राफ्ट को अंदर लेके आता है, फिर उसके बाद 5 to 7 नॉटिकल माइल्स पहले वो एयरक्राफ्ट हैंड ओवर करता जाता है अप्रोच कंट्रोलर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को. ठीक है. वो फिर बाकायदा एयरक्राफ्ट से कहता है जी अपनी लाइट्स आप ऑन करें, आई वांट यू टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ. उसके बाद वो देखता है कि जी मतलब फिजिकली एयरक्राफ्ट को वो देखता भी है. तो वो प्रोसीजर टोटली इसमें फॉलो नहीं किया गया. दोनों तरफ से ग्रॉस नेग्लिजेंस है और ग्रॉस एसओपी की धज्जियां उड़ा दी गई. ना सॉरी टू से नहीं रहे वो लोग पायलट्स, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. उन्होंने भी एसओपी फॉलो नहीं किया और इन्होंने भी एसओपी फॉलो नहीं किया. आई थिंक दे बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर दिस. सो फार दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज रिवीलिंग. अब आगे टेक्निकल क्या होता है, बिकॉज एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि जाहिर बात है कि आप अगर लैंडिंग कर रहे हैं और आपने डिसाइड किया जब हमने जो है ना ओवरशूट करना है और हमने दोबारा जो है उसको ऑर्बिट में जाना है और बनाना है अप्रोच, सेकंड अप्रोच, देन व्हाई वुड यू टेक द एयरक्राफ्ट डाउन टू द लेवल कि जहां पे आप इंजन्स को ड्रैग करेंगे. दिस इज टोटली कामाकाजी. उसमें कि आप इंजन ड्रैग किया, आपने इंजन टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके बाद यू ट्राई टू टेक ऑफ, एक इंजन आप लूज करते हैं, सेकंड लूज करते हैं, देन यू कुड नॉट मेंटेन द हाइट. आपके पास हाँ एक चीज जो समझ में आती है कि जब दोनों इंजन इन्होंने रगड़ खा ली रनवे के ऊपर, 3000 फीट आगे रनवे रह गया था. जाहिर बात है उसके अंदर अब डिसाइड करना कि जी हम मजीद हम टेक ऑफ नहीं करेंगे. इन्होंने रिवर्स थ्रस्टर्स भी लगाए उसके बाद, जो रिपोर्ट रिवील करती है. तो एयर ब्रेक्स के बाद भी दे डिसाइडेड टू टेक ऑफ अगेन
और जब किया तो देन वाज टू लेट। करना क्या है आफ्ताब साहब, इसको कैसे रिवाइव करें? 2 साल में पीटीआई तो कुछ नहीं कर सकी, वजारत तो कुछ नहीं कर सकी, साथ में एसोसिएशंस के भी प्रेशर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, माजी में भी बहुत ज्यादा रहते हैं, साबिक एमडी भी इसके ऊपर इंकशाफात कर रहे हैं। करें क्या, कहां से पकड़े चीजों को, कहां से सिरे को सीधा करें? जी, एक तो सबसे पहला ये है कि आप जो ATPL जो लाइसेंस है वो हर साल पायलट्स को रिन्यू या कराना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए हर 6 महीने में इनकी जो है इनकी सिमुलेशन होती है, वो उसकी भी रिपोर्ट अटैच होती है, मगर इनकी जो साइकोलॉजिकल साइको एनालिसिस जो इनका है वो इनका नहीं होता, वो सिर्फ एक दफा होता है इनिशियली जब ये फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि इनका हर दफा हर साल ये साइको एनालिसिस भी किया जाए, और दूसरा इनका फिजिकल फिटनेस और इनकी मेंटल लेवल भी दोबारा चेक की जाए। ठीक है। और दूसरा जो है इनका जो फ्लाइंग रिकरेंसी है, जो मैंने आपसे कहा कि जो अब सिविल एविएशन जो है बिकॉज ऑफ कोविड-19 90 डेज पे ले गई है, दैट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 25 डेज मैक्सिमम या 28 डेज, बिकॉज ये गाड़ी नहीं है कि अगर आपने 1 महीना घर में गाड़ी खड़ी कर दी या 2 महीने आप बाहर चले गए आ गए तो वही गियर और वही सब कुछ। दिस इज फ्लाइंग बिजनेस, दिस यू आर इन द एयर, लोगों की जानें हैं आपके हाथ में, और जब आप 45 दिन के बाद कॉकपिट में घुसते हैं तो अगेन यू आर लुकिंग राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि 45 दिन का गैप आ चुका होता है। तो मैं समझता हूं कि 28 दिन से ज्यादा का गैप नहीं आना चाहिए फ्लाइंग रिकरेंसी। ठीक है। और उनकी वैल्यूएशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन लेवल इनका अप किया जाए, और जो है ट्रांसपेरेंसी और इस चीजों में लेके आई जाए। इसके अलावा कुछ और सिविल एविएशन में चेंजेस या वजारत में कोई एक्सपर्टीज? देखिए, अब कहने को तो बहुत कुछ है, अगर इफ यू अलाउ मी, एविएशन डिवीजन से अगर हम शुरू करें, सबसे पहले तो आई थिंक नेशनल एविएशन पॉलिसी हमारी टोटली इनफेक्टिव है। इन्होंने जो एविएशन बोर्ड बना के जो पॉलिसीज इन्होंने लेके आई हैं, आई मीन पॉलिसी शुड बी सेल्फ रेवेन्यू जनरेटिंग पॉलिसी, जिसमें सारी कुछ आंसर आना चाहिए और लोकल कंपनीज का भी आना चाहिए कि जी उनको क्या फायदा होगा, ताकि और लोग इस बिजनेस में आए और ये फ्लाइंग जो आपके और सेफ हो जाए। दूसरा ये है कि आज तक हमारे यहाँ एविएशन मिनिस्ट्री नहीं है, मतलब इट इज एविएशन डिवीजन अंडर द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर आती है। एविएशन मिनिस्टर जरूर कहलाते हैं, मगर ये कि आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। इस साइड के ऊपर काफी काम करने की जरूरत है हमें। अब अगर हम आ जाएं सिविल एविएशन के ऊपर, उसके बाद तो मैं समझता हूँ सिविल एविएशन में बहुत अनप्रोडक्टिव काम होते हैं, और जो है अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दी गई है, एक रेड टेपिज्म बढ़ गई है, मगर देयर इज एब्सोल्युटली नो विजन। आई डोंट सी एनी फॉरवर्ड थिंकिंग या विजन नहीं दिखता आज तक। बड़े हमें शर्म की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को जिस महीने में बनाया और जिस जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को बनाया, हमारे पास जबरदस्त मंडियां मौजूद हैं। चाइना है आपके पास, नॉर्थ में चले जाएं, पूरा सेंट्रल एशियन स्टेट है। आज तक पाकिस्तान को किसी ने हब एंड स्पोक कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं लेके गया। आप जितनी स्टेट्स हैं देख लें, आप अरब स्टेट्स हैं, दुबई हो गया और अबू धाबी हो गया आपके सामने, दोहा हो गया, और आपके सामने ओमान है। ओमान बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आज हबिंग पे चले गए। बहुत अच्छा, हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शर्म की बात तो यह है कि हमारे पास, यानी आप अगर वजू आप करना चाहें कि आपके कपड़े खराब ना, तो हम जो नमाज के लिए अगर आप अपने ऐसी बाथरूम भी नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर एक जहां पे आपके कपड़े पाक साफ रह सकें, मतलब हम क्या लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या एज ए नेशन हम इतने गंदे हैं। बिल्कुल सही। और जिसपे यानी सबसे पहली बात ये कि हाई स्टैंडर्ड्स वॉशरूम भी नहीं बना सके, मतलब इंटरनेशनल हम मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं, क्या जबरदस्त प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मील्स हैं, चीजें हैं, डेकोरम कुछ और तरह का है, फिर चेक एंड बैलेंस बहुत जबरदस्त है। ये हिथ्रो एयरपोर्ट है, जॉन एफ कैनेडी है, ये क्योंकि मैंने इधर ट्रैवल किया हुआ है, क्या जबरदस्त होता है। तो हम उस स्टैंडर्ड तक का पहुंचे के बाद शकील साहब, मैं मजीद किसी और दिन भी आपसे इसमें डिटेल बात करूंगा। बहुत और बातें थी जो रह गई हैं वक्त की किल्लत की वजह से। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान नरेजो साहब मजीद भी आपसे बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा PTI की बात करते हैं। इसके अंदर तनाज़ात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, खुद वफाकी वज़रा भी अब बोलना शुरू हो गए, सूबाई वज़रा भी बोलना शुरू हो गए। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जब अटैक हुआ और उसके बाद जब ये ग्राफ बढ़ता चला गया, लॉकडाउन की पोजीशन की गई, तो उसके लॉकडाउन के बाद बहुत सारे असरात कारोबारी तबके के ऊपर आए। पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी थी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, तकरीबन सारा ही काम ठप होकर रह गया। तो वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, तामीराती सेक्टर है, शोबा है, उसके लिए खुसूसी पैकेज लाने का प्लान किया। और वो जब अनाउंस हुआ तो हम बहुत परेशान थे, हैरान थे कि खास तवज्जो क्यों दी जा रही है। तो उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से खुसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तामीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा है और वाकई उसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज, जिसमें सीमेंट है, सरिया है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है और बाकी जो सेक्टर्स हैं, 40 के करीब सेक्टर जुड़े होते हैं, उनका भी भला हो गया है और वो भी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खुसूसी पैकेज लाए जाने के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही जुड़े हुए प्रॉपर्टीज का कारोबार करने वाले, हाउसिंग सोसाइटी से मुंसलिक लोग, तामीराती काम करने की जो मार्केट है उसमें लगातार इजाफा देखने में आ रहा है। यानी पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं। शहरियों में भी एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा बेहतरीन रुझान देखने में आ रहा है। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, खरीदारी हो रही है, प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, लैंड्स खरीदी जा रही हैं और उसके बाद उसका काम आगे बढ़ रहा है। खुसूसी इमारत मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीदो फरोख्त भी होने लगी है। तामीराती शोबे में जो रुका हुआ काम था एक बार फिर से चलना शुरू हो गया है। प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग का ग्राफ हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद महीनों से ये बढ़ना शुरू हो गया है, जो एकदम 2 महीनों के लिए बिल्कुल स्टैटिक हो गया था, रुक गया था, बिल्कुल बाइंग सेलिंग नहीं हो रही थी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो लोग थे, प्रॉपर्टी डीलर्स थे, जो जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, घर लिए हुए थे बेचने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, और जो खरीदना चाहते थे, जिनके पास पैसे भी थे, वो भी बिल्कुल स्टैटिक हो गया था। वो अब ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है और ये इंतहाई खुशाइंद बात इसलिए भी है कि इससे आने वाली जो इनकम है, जो रेवेन्यू है और रुपए की जो रवानी है, इसमें बहुत बेहतरी आएगी। और ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें खुद अवाम इन्वॉल्व है, हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया है। और सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि इससे मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्री में बढ़ोतरी का अमल देखने में आ रहा है। ये इक़दाम ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब की तारीफ करता है बल्कि उनके विजन की भी तारीफ करता है जो तामीराती सेक्टर के लिए वज़ीर आज़म साहब ने रखा हुआ था, जिसके लिए इनिशियली हम कंफ्यूज थे कि शायद इसके ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों दिया जा रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं और ये बहुत ही शाबाशी के मुस्तहिक है वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम। ये ऐसा बरवक्त इक़दाम हुआ है कि इससे इकॉनमी को अच्छा खासा बूस्ट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। जो मिराती पैकेज अनाउंस किया गया उसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ये अनाउंस हुआ था। हमारी मुतअद्दिद बार इस शोबे से मुंसलिक लोगों से बात हुई, इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से सभी खुश थे और आने वाले दिनों में मजीद तरक्की की नवीद भी सुना रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर प्लॉट्स, मकान, घर, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, उनकी खरीदो फरोख्त में एकदम बूस्ट आया है। लोग इसके लिए जो अफवाहें उड़ रही थी कि ये इंडस्ट्री कौड़ियों में चली जाएगी, ये इंडस्ट्री अब बिल्कुल बैठ जाएगी, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी, उन अफवाहों ने अब दम तोड़ दिया है। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बनने वाले हालात ने इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पर जो सवालिया निशान लगाए थे, बल्कि इससे मुंसलिक जो 40 से ज्यादा इंडस्ट्री हैं उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगे हुए थे, अब वो खत्म हो गए हैं और अब ये इंडस्ट्री बूस्ट करना शुरू हो गई है, बल्कि अब वो दम तोड़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज की कीमतें बरकरार हैं, हर आने वाले दिनों में कमी नहीं बल्कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खुसूसी पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटी, तामीराती काम के मार्केट में एक हैजानी कैफियत जो पैदा हुई थी वो अब तरक्की की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। मुतवस्सित तबका जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था वो भी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। इस मिराती पैकेज की वजह से जो टैक्सेस में छूट हुई है उससे भी अच्छी खासी अट्रैक्शन पैदा हुई है और इस सेक्टर पर दुरुस्त वक्त में वाज़े फैसला लेने पर वज़ीर आज़म साहब और उनके जो वज़रा हैं उनसे जुड़े हुए वो शाबाश के मुस्तहिक हैं और कौम, मुल्क, सल्तनत उनके इस विजन को सराहते हैं कि एक इंडस्ट्री के ऊपर जो पॉजिटिव विजन रखा गया और उसके बाद इसमें जो है बढ़ोतरी आना शुरू हो गई। और उम्मीद करते हैं कि दीगर जो सेक्टर्स हैं जिसमें इस तरह के बहुत सारा पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब फोकस करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ऐसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।